मेरे जैसा व्यक्ति, एक भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा प्रायोजित आयोजित किया गया व्यक्ति, एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। मैं कहता हूं कि मेरी रग रग में, मेरे तन तन में, मेरे मन मन में, मेरे कतरे कतरे में बाबा साहब हैं, लेकिन फिर भी प्रश्नवाचक चिन्ह अंबेडकर अनुयायियों को लगता है क्यों लंबी भाषण दे रहा है, ये तो बीजेपी का नेता है। लेकिन आज उपस्थित इस बुद्धिजीवी वर्ग को बताना चाहता हूं कि जब तक डॉक्टर अंबेडकर को दिल से, मन से, तन से, भाव से, सोच से ढंग से पढ़ोगे नहीं, तब तक ये दिवस और अंबेडकर जयंतियां मनाना औचित्यपूर्ण नहीं है। पढ़ो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बने। वो तमाम मां की कोख में लाल पैदा हुए थे। एक महान व्यक्तित्व डॉक्टर अंबेडकर ही क्यों ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने? क्या और सपूत नहीं थे? लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उन 7 लोगों की सदस्य कमेटी का टीम का बने। ड्राफ्टिंग कमेटी ये 1949 को जो 25 तारीख का जो नवंबर का दर्द सुना रहे थे, मैं उस दर्द पर लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन 26 तारीख को ये संविधान सौंपने में आपने देखा है, ये संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 63,96,729 रुपए दस्तावेज, कलम, लेखन, स्याही में खर्च हुआ था। और बड़ा प्रश्न उठने लगते हैं वो हमारे लोगों के कारण कि डॉक्टर अंबेडकर ही थोड़ी ना थे, वो तो एक और भी व्यक्ति था, वो महान था, वो संविधान का हो सकता है। ये तरह तरह के प्रश्न उद्घोषित होते हैं, उद्दलित होते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे। अरे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन तो डॉक्टर अंबेडकर थे। कोई अपनी राजपाट संभाल रहा था, कोई बीमारी से ग्रसित होकर चला गया था, किसी को फुर्सत नहीं थी। क्योंकि मैं तो घंटों में बोल सकता हूं, लेकिन चंद मिनट ही बोलूंगा, समय से सुन रहे हैं। लेकिन किसी व्यक्ति ने बड़ा प्रश्न कर दिया कि वो डॉक्टर अंबेडकर जी ने थोड़ा तारीफ कर दी थी कि इनका बड़ा योगदान रहा, तो वो वक्त से मां की कोख से निकल कर बाहर तैयार हो गया था, वो तो मेरे ही द्वारा था क्या संविधान? अरे बड़े आश्चर्य की बात है। मैं भी ऐसे प्रधानमंत्री जी ने चेयरमैन बनाया, 24 राज्यों के 24 मेंबर थे, आरएसएस के, बीजेपी के वरिष्ठतम थे, लेकिन कैप्टन तो मैं था, चेयरमैन मैं था। मेंबर को डायरेक्शन और उसका कैसे क्या करना है वो मेरी ड्यूटी थी, न कि किसी मेंबर की ड्यूटी। अब तारीफ कर दी तो तारीफ में वो इतने बड़े मोटे ताजी हो गए कि संविधान को ही पकड़ लिया कि वो तो मेरे द्वारा था। तो भाई मैं तो आपके संपूर्ण भारत का, चूंकि बहुत से लोगों को कमेटियां का भी मालूम नहीं हुआ, आज तक कोई शेड्यूल कास्ट नहीं बना है भारत के इतिहास में। संपूर्ण भारत की ट्रेन, संपूर्ण भारत का स्टेशन, कैटरिंग, कैंटीन, बुक स्टॉल, वेंडर्स होकर सेफ्टी, सिक्योरिटी, साउंड मॉडिफिकेशन, चढ़ने से उतरने तक भारत का क्षेत्राधिकार मेरा था और मैंने दिखाया। और मैं कहता था आई एम नॉट लीडर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे बोर्ड जो अमेरिकन व्हाइट हाउस बोलते हैं, सबसे पहले मैं गया संघ और संगठन पार्टी से, कहा कि कहां से शुरुआत करोगे? मैंने कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में जाकर के नतमस्तक होकर के मैं जाकर के शुरुआत करूंगा। और निरीक्षण करने गया तो सबसे पहले दीक्षा भूमि नागपुर गया। मुझे तो किसी संघ वाले ने नहीं रोका था, किसी बीजेपी वाले ने भी नहीं रोका था, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं लोगों को आज मन की बात थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूंगा। मैं बामसेफ डीएसओ बसपा के फाउंडर्स में से टॉप 1 हूं, जिसने अपने बाबा साहब को कफन नहीं मिला था। जब कांसीराम का उत्तर प्रदेश पहला आगमन था, मुझे मेरे बेटे की लाश नहीं मिली थी। मैंने जिंदगी के अनछुए पहलुओं को, मैंने सत्ता और राजनीति को, उन गलियारों को लात मारता रहा। मैंने वहां भी मिशन कहा कि मिशन भटक रहा है कांसीराम जी। हाथी का लौटी हिंदुस्तान का पहला मुकदमा मैंने झेला है, घर परिवार मैंने उजाड़ा है, लेकिन 1 नहीं 2 नहीं 17 लगाए गए, लेकिन समाज के विपरीत धारा में फिर भी नहीं गया मैं, कि समाज बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ है। उसके बाद मैं 1.5 दशक सत्ताधारी जनता दल में भी पावरफुल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया था, लेकिन वहां भी समाज के डॉक्टर अंबेडकर की आयत की बात हुई तो लात मारने वाला हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति हूं मैं। अब बाबा साहब को पढ़ो, क्योंकि बाबा साहब 1952 में चुनाव लड़े, हरा दिए गए बॉम्बे से। 53 में नारायण कौजलकर वहां खड़ा कर दिया, बानखेड़े वहां खड़ा कर दिया। अब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, पढ़ने के बाद आरएसएस पढ़ी, बीजेपी पढ़ा, ये क्या है? तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तो चुनाव के प्रमुख आरएसएस का ही आदमी था। मैंने आरएसएस को पढ़ा तो नागपुर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गए थे उस कैंप में
कि कौन बिरादरी के हो, किस जात के हो, तो बोले नहीं स्वयं सेवक हैं। जात क्या है? स्वयं सेवक है। कहां के रहने वाले हो? स्वयं सेवक हैं। तो मैंने बाबा साहब को पढ़ते पढ़ते एक सेंटेंस पढ़ा, और फोटो बहुत लगाते हैं लोग, विशेषकर नौकरी पेशे वाले लोग। वो फोटो है, अभी IAS ग्रुप का बॉम्बे चीफ गेस्ट था मैं, और फोटो था ऐसे उंगली का निशाना करते हुए बाबा साहब का, चित्र भी और तस्वीर भी, और आपने जहां भी स्टैच्यू लगती है वो इस टाइप क्या है। इस उंगली का अर्थ क्या है? इस उंगली का अर्थ था द पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर कीज बाय विच वी कैन ओपन द डोर। इस सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। तभी तो बाबा साहब एक आने के मेंबर नहीं थे, लेकिन कांग्रेस में कानून मंत्री पद उन्होंने लिया। लेकिन बड़े हमारे लोग, एक साथी बोल उठा हिंदू नहीं है, जो बेचारा गोयल जी आए थे, हिंदू नहीं है। अरे मेरे साथियों, पढ़ लो कि हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर जी ने प्रस्तावित की थी। अगर हिंदू कोड बिल प्रस्तावित करने पर अगर उनकी शब्दावली को भी और संविधान को भी आ जाकर के पढ़ो, उसके प्रेमबल पर भारतीय संस्कृति और सनातन की अशोक सम्राट है, गेंडा है, हाथी है। आपके 11 अधिवेशन और 53,000 लोग जुटे थे। भारत की संस्कृति क्या है? अगर बाबा साहब की जाति विषमता से, दुखड़े से पल पल रुलाया डॉक्टर अंबेडकर को, लेकिन जब संविधान लिखा गया तो उस प्रपत्र पर, उस लेख पर, उस कलम की स्याही में आंखों के आंसू नहीं आ पाए थे। दबाया आंखों के आंसुओं को। संविधान तो भारत को दिया, किसी जात को तो नहीं दिया, किसी धर्म को तो नहीं दिया। और मैं कहता हूं किसी जात धर्म की महिला को ग्रंथ पढ़ लो। जब मैं गुजरात के गांधी ऑडिटोरियम भाषण दे रहा था गवर्नर राज्यपाल महोदय के सामने, उद्घाटन करता वो थे, मैं खतती मैं था एनडीए की सरकार में, तो मैंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो इस देश में ये नारी शक्ति, इसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था। ये डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है। तो इसमें खाली दलित जाति कहां से आ गई? लेकिन मैंने बाबा साहब को पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने कहा मैं राजनीति से संन्यास लेना चाह रहा था। मुझे आज भी चिढ़ है, हमारे साथी केपी चौधरी जी प्रश्न और मांग का बीच बीच में आप लोगों की चिंता कर रहे हैं संगठन से, लेकिन एक आगाह कर रहा हूं, मेरे जैसा व्यक्ति, मैं चाहे जहां भी जिस प्लेटफॉर्म, मेरा 25 जनवरी को पूरे 50 वर्ष सामाजिक, राजनीतिक और वैधानिक जीवन को हो गया, लेकिन मैंने स्वाभिमान, सिद्धांत, नीति, कर्मठता, ईमानदारी के साथ समझौता नहीं किया। और बिना झिझक के कहता हूं, हर अधिकारी के कोठी, बंगले, महल, पेट्रोल पंप, गैस कंपनी होंगे, लेकिन रमेश चंद्र रतन का 2 इंच का सिस्टम पूरे भारत में पैतृक संपत्ति के अलावा खाक नहीं मिलेगा। क्यों? मैं समझौता नहीं कर पाता हूं, माने लड़ाई लड़ता हूं। मैं मोदी जी के उस पर जो आपके प्रश्न हैं, जब एट्रोसिटी एक्ट हुआ था तो एक जब देश के प्रमुख लोग बुलाए थे तो उस आवास पर मेरे जैसे व्यक्ति ने कहा था, जो अभी आपके प्रश्न कॉलेजियम वाला था, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन वाला था, इन सारे प्रश्नों को मैंने रखा। 17 अप्रैल 2022 को 72 लोग देश के बुलाए गए। मैंने सारे प्रश्नों को संघ के सामने रखा। और मेरे भाई एक नौनिहाल सांसद बैठे हैं, जब इनके पिता श्री डीएम अलीगढ़ थे 1984 में, तो सन 1984 में मूर्ति कांड हुआ था। 17 दिन जनमानस को लेकर के इतिहास बना करके जब तक नहीं निकला, जब तक जगह और मूर्ति की स्थापना नहीं की गई थी। और रविदास मूर्ति जी की बात हो रही थी, विडंबना है बड़ी देश की। इस तुगलकाबाद वाली जमीन का ये सारा मैंने सरोपा, वहां पूजन भी, चित्रण भी, सब कुछ मैंने व्यक्तिगत जाकर के रुकवाया भी, तारीख भी रुकवाई, सब कुछ मैंने किया। लेकिन मेरी विडंबना यह है कि मैं हर मामले में, मुद्दे में इन पढ़े लिखे साथियों का भी दिल खोल के मदद करता हूं, लेकिन अपनी ही शेड्यूल कास्ट के लोगों में से सिरे कोई और ले जाता है। रमेश चंद्र रतन को परवाह नहीं, लेकिन मरूंगा तो कहलाऊंगा कि मैं मेंबर पार्लियामेंट 4 बार हारने वाला तो जरूर रहा, लेकिन संगठन में मैं 84 से राष्ट्रीय राजनीति में मैंने प्रवेश, समझौता चेयरमैन 2 बार रहने पर भी मैंने एक पूरे उसमें, मैं जब गया बाबा साहब की जन्मस्थली में, मैंने कहा भाई ये क्या है, सरकार ने तो डॉक्टर अम्बेडकर स्टेशन बनवाया, लेकिन नाम कहाँ है, 5.5 करोड़ रुपए लगेगा, मैं तुम्हारे डैडी की जेब से जाएगा। हमने कहा मुझे ये विद इन मंथ चाहिए, विद रिपोर्ट चाहिए, तो इसलिए वो एक भी मैंने स्थल, धार्मिक पर्यटक स्थल नहीं छोड़ा। आज मैं एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं, नेता लोग पब्लिक के सामने, भीड़ के सामने बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलते। विडंबना है कि मैं मेंबर पार्लियामेंट में किंग मेकर तो बना, कांसीराम के चैलेंज को स्वीकार करके एमएलए, एमपी, मंत्री तो बहुत बनाए, घर में मेरा बेटा भी बदकिस्मती से गुस्से में एमएलए बन गया है, लेकिन मैंने संगठन में रह करके समाज की और दर्द की हर दबंगई से बात रखने का काम किया। मैं करता हूं, करता रहूंगा।
इसलिए आज इस मंच के लिए धन्यवाद देता हूं और संघ को धन्यवाद देता हूं, के पी चौधरी जी को, AR जोशी जी को। लेकिन एक चीज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 18 मार्च 1956 की बात तो सुना रहे थे, लेकिन असली दर्द नहीं सुनाया। उन्होंने कहा था, ए दलित शोषित समाज के भाइयों, इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहां तक लेकर के आ पाया हूं। इस कारवां को अगर आप आगे नहीं ले जा सकते तो इस कारवां को पीछे मन जाने देना।